अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इट्स गुड टू बी बैक ऑन स्क्रीन। लेकिन सियासी जमातें जिद पर अड़ गई हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने आ चुकी है। गोया सियासी जमातों की आपसी चपकलिश ने इदारों की साख को कमजोर ही नहीं बल्कि उनके वक़ार पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस वक्त मुल्क में सियासी अफरा तफरी, मुआशी गैर यकीनी और आईनी बहरान समेत कई मसाइल दरपेश हैं, मगर सियासी रहनुमा संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इन बहरानों से निकलने की बजाय एक दूसरे को धमकियां देने और वजूद मिटाने की बातें करते नजर आते हैं। तहरीक इंसाफ को हर वक्त हर कीमत पर मुल्क में इलेक्शन चाहिए, जबकि नून लीग को तराजू के पलड़े बराबर और लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर इलेक्शन मंजूर नहीं। ना तो तहरीक इंसाफ 2 कदम पीछे हटने को तैयार है, तो ना ही पीडीएम आगे बढ़कर मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात को साथ मिल बैठकर मामला हल करती दिखाई देती है। नतीजातन मुल्क की इस्तेहकाम दांव पर लग चुका है और किसी को भी आमदा हादसे की परवाह नहीं, जबकि सियासी जमातों के रहनुमा खुद ये इंदिया दे रहे हैं कि मामला इसी तरह चलते रहे तो मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है। अब इलेक्शन होंगे या फिर कोई तीसरी कुव्वत आएगी, हाल अपनी जगह, मगर इस गैर यकीनी के माहौल में मुल्क की मुस्तकबिल दाव पर जरूर लग चुका है। अब इन मुल्की सियासी हालात की बिगड़ती सूरत हाल के सामने बंद कौन बांधेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी कि इशूज और बहरानों के समुद्र में फंसी मुल्की सियासी नाव को साहिल पर कौन लाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने मौजूदा सियासी बहरान के खात्मे का बीड़ा अपने सर उठाया है। अब वो इस चैलेंज में कामयाब हो पाते हैं या नहीं और उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, हमारे साथ हालात हाजरा पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हैशटैग सियासत को अपना वक्त दिया। मेरा पहला सवाल बड़ा सादा सा है, आप बड़े मुतहर्रिक हैं, लेकिन आप चाह क्या रहे हैं? बहन, मैं ये चाहता हूं कि अमन मिले तुम्हारे बच्चों को और इंसाफ मिले, चांदी जैसा दूध मिले और पानी साफ मिले। सिराजुल हक साहब, गहरी बात कर दी है आप। यकीनी तौर पे अवामी जज्बात की अक्कासी इस वक्त कर रहे हैं इन 2 लाइनों में। लेकिन मुझे बताएं कि आपकी जमात हमेशा महंगाई के लिए मार्च करती रही है, महंगाई के खिलाफ लोगों की आवाज बनती रही है। अभी आप लोग क्यों नहीं निकल रहे बाहर? महंगाई की शरह देखें, आसमान से बातें कर रही है। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी और बदअमनी, ये तीनों जिन हैं इस वक्त जो बोतल से बाहर हैं और कंट्रोल से बाहर है। लेकिन ये तो इन हुक्मरानों के आमाल का नतीजा है जो हम देख रहे हैं, और उससे भी आगे बढ़कर अवाम का, कि ऐसी लोगों को वोट देते हैं जो इख्तिदार में पहुंचकर उनको दीवार से लगाते हैं, अपने मसाइल तो हल करते हैं, अवाम के मसाइल हल नहीं करते हैं। तो हम समझते हैं कि आज भी हल तो अवाम के पास है, अपनी तकदीर का फैसला अवाम खुद ही करे। लेकिन सिराजुल हक साहब, आप समझते हैं कि जो सालसी का किरदार आप अदा कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी इस कन्फ्रंटेशन के कम होने से? देखिए बहन, जो अवाम है इनकी मिसाल तो बिल्कुल तरबूज की तरह है। चुरी तरबूज पर गिरे या तरबूज चुरी पर गिरे, दोनों सूरतों में नुकसान तरबूज का है, नुकसान तरबूज का है, नुकसान अवाम का है। जो सियासी लीडर है इस वक्त आप देख रहे हैं आपस में 10 बगरेबान है, तो इन हालात से निकलने का रास्ता क्या है? अब कौमी असम्बली का इजलास होता है, उसमें भी ये इश्यूज नहीं है कि लोग एक ज़री पाकिस्तान में आटे के लिए लाइन में क्यों खड़े हैं। ये इशू ही नहीं है कि ईद उल फितर करीब आ रही है लेकिन बाजारों में रश क्यों कम है। सौदा बेचने वाले तो मौजूद है, लेने वाले मौजूद नहीं है। लोग होते भी हैं तो अपने आंखों ही में फ्रूट और पंजाब में मुफ्त सामानों की तस्वीर की है ना वजीर आजम साहब ने। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं ना कि अब देखें ना कि कौमी असम्बली में इस पर डिस्कशन नहीं है। अब हमारी अदालतों ने भी सोमोटो एक्शन लिया, किन मसाइल पर, अवाम के मसाइल पर नहीं। अब जो जिस बारे में आपने पूछा कि पंजाब में मुफ्त आटा तकसीम हो रहा है, तो बलूचिस्तान में क्यों तकसीम नहीं हो रहा है? क्या वहां गुर्बत नहीं है? सिंध में क्यों तकसीम नहीं हो रहा है? क्या
کراچی میں، تو پورا ملک تو ایک ملک ہے۔ اب ہم حیران ہے کہ کیا گلگت بلتستان اور چترال میں اور سوات اور دور دراز علاقوں میں آٹے کا مسئلہ لوگوں کو درپیش نہیں ہے؟ تو آپ نے وزیراعظم سے ملاقات میں یہ ایشو رکھا تھا کہ بلوچستان اور کے پی کے اور باقی صوبوں میں بھی یہی ہونا چاہیے جو پنجاب میں ہو رہا ہے، مفت آٹا ملنا چاہیے؟ نہیں، وہاں بہن میں نے آٹے پر بات نہیں کی، میں نے وہاں بات کی کہ حالات بہت خراب ہے، وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے، نہ سیاست رہے گی، نہ جمہوریت رہے گی، نہ اسمبلیاں رہیں گے۔ اگر سب نے مل کر ایک ایسے شفاف الیکشن پر اتفاق رائے نہیں بنا لی جس کا بھی سب قبول کرے، اور الیکشن سے پہلے اس کے نظام پر سب لوگ کنسنسس کر لے کہ ہاں یہ اس طرح الیکشن ہوگا تو مجھے قابل قبول ہوگا، ورنہ اس کے بغیر الیکشن ہو تو یہ ایکسرسائز پر نتنگ۔ سراج الحق صاحب، آپ نے ملاقات کی، عمران خان صاحب سے بھی کی، وزیر اعظم پاکستان سے بھی کی، دونوں میں سے کون آپ کو لگ رہا ہے کہ ولنگ ہے کہ آئیں ٹیبل پہ بات کریں، بیٹھیں مسائل کے حل کے لیے؟ دیکھیں، ایک چیز پر سب کا اتفاق ہے، عمران خان کا بھی، شہباز شریف صاحب کا بھی، صدر پاکستان کا بھی، سب کا، کہ حالات خراب ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اس پر سب لوگ کنفیوز ہے۔ اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو سپریم کورٹ سمیت سب لوگ اس وقت ایک بند گلی میں ہے اور کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، اس لیے ایک ٹینشن ہے، ایک ڈپریشن ہے، ایک فرسٹریشن ہے، سیاسی لیڈر بھی اور عوام بھی اس میں مبتلا ہے۔ اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ ہم قوم کو بچا لے۔ سیاستدان دیکھیے بہن، سیاستدان جو ہے نا جی، وہ آپ چاہے یا نہ چاہے وہ معاشرے کا وی آئی پی ہے، جرنیل وی آئی پی ہے، ججز وی آئی پی ہے، الیکشن کمشنر بمعاملہ وی آئی پی ہے۔ مسئلہ عام پاکستانی کا، کاشتکار کا، دہقان کا، مزدور کا، طالب علم کا، غریب دکاندار کا، ان کی بدقسمتی ہے کہ اس کے لیے سانس لینا مشکل، بچوں کو کھلانا مشکل، پیٹرول ڈیزل گاڑی میں ڈالنا مشکل، گیس اور بجلی کا بل ادا کرنا مشکل۔ تو جماعت اسلامی سوچ رہی ہے کہ ہم کوئی ایسا نظام بنا لے جس میں عام انسان کا یہ مسئلہ حل ہو، اور وہ تبھی حل ہوگا کہ ایک ایسی حکومت قائم ہو جائے جس حکومت کو لوگوں کا اعتماد بھی حاصل ہو، اور جس الیکشن کے نتیجے میں وہ آ جائے اس الیکشن پر بھی پوری قوم کا اتفاق ہو کہ ہاں اب یہ الیکشن ہو گیا ہے۔ تحفظات نہ ہوں۔ سراج الحق صاحب، آپ ظاہر متحرک ہیں، آپ کو ظاہر اپریشیٹ چاہیے کہ چلے کسی نے تو پہل کی، لیکن آپ کے متحرک ہونے پر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ تیسری قوت یعنی اسٹیبلشمنٹ بات چیت کراتی ہے، بٹھاتی ہے۔ آپ کو کوئی ٹاسک تو نہیں دیا گیا کہیں سے کہ آپ فرنٹ پہ کھیل لیں، آپ بات چیت کرا دیں؟ دیکھیں، یہ جو دونوں بڑے پارٹیاں ہیں یہ تو ہے ہی ان کے، یعنی انہی نے تو ان کو لایا تھا، اور یہ کوئی خفیہ بات یا راز تو میں نہیں بتا رہا ہوں، سب بتا رہے ہیں کہ پلا جرنل نے ساتھ دیا، پلا نے پھر کیوں نہیں دیا، اور اب انہوں نے ان کے ساتھ کیوں پیار شروع کی، ہمارے ساتھ پیار کیوں کم ہوئی۔ تو یہی جھگڑے ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو یہی پیغام بھی ہے، نصیحت بھی ہے، کم از کم 3 ادارے اگر اس ملک کو بچانے غیر جانبدار رہے، اس میں سر فہرست سپریم کورٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے، اور اب تو اسٹیبلشمنٹ نے جب اعلان کیا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے تو اس کو تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں اب وہ غیر جانبدار ہے۔ وہ غیر جانبدار نہیں رہیں گے، لوگ ڈسکس کریں گے، لوگ تنقید کریں گے، لوگ تبصرے کریں گے، لوگ جلسوں میں بیانات دیں گے۔ سپریم کورٹ کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے بہن، ہم نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں سنا تھا کہ یہ جج فلاں پارٹی کا ہے اور یہ فلاں پارٹی کا ہے۔ اب جتنی بھی ججز ہے اللہ ماشاء اللہ، سب کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ اگر ان کا بیچ بن گیا تو فیصلے سے قبل لوگ اندازے لگاتے کہ وہ ایسا فیصلہ دے گا۔ تو یہ تو بہت بدقسمتی نہیں ہے کہ یہ فلاں پارٹی کے ساتھ ہے اور یہ فلاں پارٹی کے ساتھ ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ سپریم کورٹ اس امیج کو بدلنے کے لیے کتنا
کام کرائے اور کتنی بڑی قربانی ان کو دینی پڑے گی کہ اس کا یہ امیج دوبارہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے, لیکن سرفراز صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا ہے ججز ورسز ججز ہے. جی سرفراز صاحب, اس پہ بھی ظاہر ہم نے گفتگو تو کرنی ہے, لیکن آپ نے بھی کہا کہ دو پارٹیز تو آئی ہی ان کی وجہ سے ہیں, ان کی لاڈلی رہی ہیں. کون سی دو پارٹیز ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون, یا پی ٹی آئی مسلم لیگ نون, یا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی؟ خدا کا خوف کرے, یوں لگتا ہے کہ جس طرح آج آپ باہر کی دنیا سے آئی ہے اور شاید پاکستانی نہیں ہے, پی ٹی آئی کے لانے میں, پی ڈی ایم کے لانے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جی. یہ ساتھ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی آپ پھر اچھا بھی ایسے کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کوئی بڑی بات سنی. یہ تو آپ خود وہ کہتے ہیں جو پرانے ریٹائر جرنیل ہے, خود اعتراف کرتے ہیں. میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ این آر او کے نتیجے میں آئے ہیں یا ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے. دیکھیں اب تو خود کہتے ہیں نا جی, آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے اور آج کا دن یاد نہیں ہے کہ سارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ پلان کو لا کر ہم نے غلطی کی, پھر کہتے ہیں کہ پلان کو ایکسٹینشن دے کر ہم نے غلطی کی. تو میں اس لیے اس پہ زیادہ بات کرنے کے بجائے اب یہی سمجھتا ہوں کہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کے ساتھ وقت ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے تاکہ سیاست چلے, جمہوریت مستحکم ہو تو پاکستان آگے بڑھے گا. لیکن سراج الحق صاحب آپ کی بالکل ٹھیک ہے, آپ یو رائٹ کہ ٹھیک ہے نیوٹرل ہونا چاہیے, یا ہم یوں کہہ لیتے ہیں, اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اے پولیٹیکل ہونا چاہیے. مگر اے پولیٹیکل ہونے کے بعد بھی تو کچھ نہیں ہو رہا. ان کے اے پولیٹیکل کے اعلان کے بعد ہی جو چیزیں زیادہ بگڑ گئی ہیں, تو پھر یہ معاملات کس نے حل کرانے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کا ایک پریکٹس ہے اور سال ہر سال سے ہے, بلکہ کئی اشروں سے ہے, تو اس سے نکلنا ایک یقیناً ایک مشکل کام ہے. لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہو تو پھر منزل بھی آسان ہے. میرے خیال میں اس وقت بہت مناسب موقع ہے کہ تمام ادارے غیر جانبدار ہو جائے اور ملک میں ایک فیئر الیکشن کا انعقاد ہو جائے, اور سیاستدان آپس میں بیٹھ کر ڈیٹ کے بارے میں اور نظام کے بارے میں یکسو ہو. اس لیے کہ اگر ایک صوبے میں الیکشن ہو, پھر دوسرے صوبے میں الیکشن ہو, پھر تیسرے صوبے میں الیکشن ہو, پھر جنرل الیکشن ہو, پھر ضمنی الیکشن ہو, اس کے نتیجے میں پاکستان میں بہت زیادہ فساد میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے ایک یونیفارم طریقے سے الیکشن ہو, خرچ بھی کم آئے گا, لوگوں کا وقت بھی. ورنہ ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آٹے کے لیے بھی لائن میں کھڑے ہو اور الیکشن کے لیے بھی لائنوں میں کھڑے ہو, تو کیا یہ لوگ ووٹ دینے کے لیے آٹے کا لائن چھوڑ کر ادھر آئیں گے, یا ان کو اپنے بچوں کے بارے میں فکر مندی ہے؟ آپ نے آٹے کے بارے میں بات کی, لیکن 20 سے زیادہ لوگ تو شہید ہو گئے. سراج الحق صاحب آپ ٹھیک ہے بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا آپ نے بھی کہا کہ ایک ہی وقت پر ہونے چاہیے الیکشنز. پی ڈی ایم کی حکومت بھی یہی بات کر رہی ہے کہ ایک ہی وقت پہ ہونے چاہیے. لیکن سپریم کورٹ کے حکم کا کیا بنے گا جو 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کا کہا گیا؟ اگر آپ سب لوگ اتفاق کر لیتے ہیں کہ ایک ہی دن یا ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے. دیکھیے جو سپریم کورٹ ہے اس نے ایک تو از خود نوٹس لیا. از خود نوٹس لینے کے بعد یعنی حکمت کا راستہ تو یہی تھا کہ 3 یا 5 یا 9 ججز کی بجائے سینئر جونیئر فل کورٹ کا اجلاس ہوتا اور ان کے فیصلے کے پشت پر ساری قوم کھڑی ہوتی, اور کسی سیاسی جماعت نہ حکومت کی جرأت ہوتی اور نہ اپوزیشن کی جرأت ہوتی کہ اس پر تنقید کرتے. اس لیے کہ لیکن جب پھر ججز نے خود ججز کو ہٹ کیا اور ججز ورسز ججز سامنے آ گئے, اس سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا, کم ہو گیا. اب جس طرح آئین میں کہتے ہیں کہ 90 دن لکھا ہے, اس آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان میں سپریم لا قرآن اور سنت ہے. اس آئین میں لکھا ہے کہ سودی نظام نہیں ہوگا. اس آئین میں لکھا ہے اردو سرکاری زبان ہوگی. اس آئین میں لکھا ہے بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں ہوگی. اس آئین میں لکھا ہے کہ ہر غریب کے لیے روزگار کا, بچوں کے لیے تعلیم کا, بیمار کے لیے علاج کا انتظام حکومت کی ذمہ داری, اور یہ ہمارے دین کا بھی تقاضا ہے. السلطان ولی من لا ولی لہ, جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث حکومت ہی ہے. اس آئین میں یہ لکھا ہے کہ کرپشن تو نہیں ہوگا,
کرپشن اس آئین میں لکھا ہے، چاروں طرف موجود ہے. لیکن یہ مجھے بہت افسوس ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی کبھی بھی جن دفعات کا تعلق عام آدمی کی مفادات کے ساتھ ہے اس کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیا، سوموٹو ایکشن نہیں لیا. اور پھر یہ ہے کہ جو الیکشن کے بارے میں ساجد الحق صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا ہی نہیں چاہیے تھا سرے سے، اور اگر لیا ہے تو وہ جو پی ٹی ایم مطالبہ کر رہی تھی فل کورٹ والا، وہ اس بنا پر لیتے تو شاید آج ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوتا. جلدی کی انہوں نے، بہت جلدی کی. اور یا اگر انہوں نے اجلاس بھی بلایا ہوتا نا جی ٹھیک ہے، پھر جتنے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی پارٹی موجود ہے ان کے ہیڈ کو بلاتے یا ان کے نمائندوں کو بلاتے، ان کو بھی سنتے. اس لیے کہ الیکشن کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یا ایک صوبے کا، یہ 23 کروڑ عوام کی دلچسپی کا مسئلہ ہے. تو جب آپ 23 کروڑ عوام کے حوالے سے فیصلہ دے دیتے ہیں تو پھر ان کی جو ترجمانی کرتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کو تو بلانا چاہیے تھا، لیکن اس کو بھی نہیں سنا، نہ ان کو بلایا. تو سراج الحق صاحب آپ کے نزدیک یہ فیصلہ جو آیا تھا یہ 4-3 کا تھا جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے، یا یہ 3-2 کا تھا جیسے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے؟ عام آدمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ 4-3 کا ہو یا 2-3 کا ہو. عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کل ظاہر ہے کہ عام آدمی کا سراج الحق صاحب تعلق تو ہے نا، کیونکہ الیکشنوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو عام آدمی کا پیسہ جو جا رہا ہے اسی سے الیکشن کرانے ہیں، تو عام آدمی کا یہ مسئلہ تو ہے. مسئلہ تو ہے نا جی، مسئلہ حل اس لیے نہیں ہوا کہ خود ججز کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اب بھی سپریم کورٹ یعنی اگر بڑا پن کا مظاہرہ کر لے چیف جسٹس اور کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے وہ خود اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر لے، اور بڑا پن کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ چلے سب مل کر بیٹھ کر فیصلہ دیتے ہیں. میں نے ایک فیصلہ کیا بھی ہے، لیکن چلے فل کورٹ کو چونکہ پوری قوم کا اعتماد حاصل ہوگا. اب بھی ان کے ساتھ وقت ہے کہ ایک بوجھ حملیہ کی طرح بوجھ اپنے کندھوں پر کیوں لے، تمام اس کو شریک کر لے. اگر واقعی یہ ان کا مسئلہ ہے تو واقعی ججز صاحب مظاہر علی نقوی صاحب کو بٹھا کر کہیں گے کہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ادارے کے ودن ادارہ جو کنفرنٹریشن ہے یا جو ایک ریجٹنس ہے وہ ختم ہو سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں عوام تو اس دن مایوس ہو گئے نا کہ ججز کا مقابلہ شروع کیا اور یہ بات سامنے آ گئی کہ فلاں جج اس پارٹی کے ساتھ ہیں، فلاں جج اس پارٹی کے ساتھ ہے. اس سے بڑی موت ایک معاشرے کے لیے عدل اور انصاف کا کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. ساجد صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ بڑی جلدی کر دی از خود نوٹس لینے میں سپریم کورٹ نے. آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت نے بھی بڑی جلدی کر دی جو بل پاس کیا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل، تو اس میں بھی بڑی جلدی کر دی، بڑی جلدیاں ہو رہی ہیں سب طرف؟ ظاہر ہے پھر تو ایکشن اور ریکشن یعنی عوام تو بیچ میں رہ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو بچایا جائے. اب تو تمام ادارے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ سپریم کورٹ بھی حیران پریشان اور پارلیمنٹ بھی حیران پریشان. تو اس لیے روز کی بنیاد پر ایسے اقدامات ہو اور ایک اعصابی جنگ اس وقت برپا ہے. لیکن اس کا نقصان صحیح بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ تو ہے ہی، لیکن سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے غریب عوام کا، پاکستان کا، پاکستانیوں کا. سراج الحق صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری اینڈ پارلیمنٹ ظاہر ہے یہ آمنے سامنے ہے، پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری اس وقت چل رہا ہے؟ دیکھیے اب اگر میں ہی کہوں کہ سپریم کورٹ بیسی تو مجموعی پارلیمنٹ کے مقابلے میں ہے تو یہ ایسا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ سپریم کورٹ کے بہت سارے ججز متفق تو نہیں ہیں اس ججمنٹ کے ساتھ جو 3 رکنی بینچ نے دی ہے. لیکن بہرحال یہ اداروں کا جو اعتماد ہے ایک بار جب مجروح ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کے بحالی میں بہت وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اداروں کی بات نہیں مانتے ہیں موجودہ وزیر اعظم یا ان کی گورنمنٹ، تو آپ کو لگتا ہے کہ 2 ٹوک شہباز شریف صاحب گھر جا رہے ہیں؟ دیکھیے شہباز شریف کے گھر جانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. شہباز شریف نہ ہو تو کوئی اور اس طرح شریف آئے گا، کوئی اور آئے گا. اس لیے ان افراد کے آگے جانے سے یا
अदल बदल से मसला हल नहीं होगा। और ना आपने देखा 10 अप्रैल को से पहले पीटीआई की हुकूमत थी और महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, गैर भी यकीनी सूरत हाल। और फिर जब मेरे पास शहबाज शरीफ साहब आए थे तो उन्होंने यही कहा कि हालात बहुत खराब हो गए तो ठीक करना है, इसलिए अदम एतमाद में आप साथ दे। हमने तो साथ नहीं दिया, लेकिन उस वक्त भी हम समझ रहे थे कि ये एक्सरसाइज पर नतेंगे। चले 10 अप्रैल को उनकी छुट्टी हो गई, इनकी हुकूमत आ गई, लेकिन क्या हुआ? एक तसलसल है। और आपको याद होगा हम कहा करते थे कि तमाम हुकूमतें एक स्टेटस को के फैसिलिटेटर है, निजाम की तब्दीली इनका मकसद, गोल, विजन नहीं है। बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या घर जा रहे हैं शहबाज शरीफ या नहीं? कोई भी आए वो अलग बात है, शहबाज शरीफ घर जा रहे हैं कि नहीं? मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि एक हादसे के बाद एक और हादसा, फिर एक हादसा। मेरी अपनी ख्वाहिश यही है कि मरकज और चारों सूबों में निगरान हुकूमत कायम हो और ये सब लोग इलेक्शन में जाएं और एक ऐसा इलेक्शन का नतीजा हो जो कौम के हक में। मैं इसलिए एक और सानहे या हादसे के बजाय चाहता हूं कि कंसेंसस डेवलप हो। बात को जो कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे और सवाल भी, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है तो ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। सिराजुल हक साहब, आपने कहा कि मुल्क में निगरान सेटअप होना चाहिए, इलेक्शन एक टाइम पर होने चाहिए, लेकिन जो मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट है, क्या ये इत्तेफाक करती है कि वो बाकी दोनों सूबों से भी अपनी गवर्नमेंट्स गिरा दे और इलेक्शन करा लें? कोई ऐसी बात हुई है आपकी? देखिए, ये तो आईन का तकाजा है कि इलेक्शन होगा तो निगरान हुकूमतें तो कायम होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पीडीएम की हुकूमत भी हो, उधर पीपल पार्टी की हुकूमत हो और जनरल इलेक्शन भी हो। जब भी इलेक्शन हो, इसलिए हम चाहते हैं कि कंसेंसस डेवलप हो और मरकज में भी और चारों सूबों में हुकूमत साजी के लिए इलेक्शन का इनेकाद हो। ये तो नहीं होगा ना कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी रहेंगे और वो अपने पार्टी के लिए कैंपेन भी करेंगे, इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। इसीलिए तो पीडीएम कह रही है, इसलिए तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर का वेट कर लें ताकि आप लोगों को भी शिकवा शिकायत ना हो। वैसे तो आईनी तकाजे 90 दिन में कराने के भी थे सिराजुल हक साहब, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब कैसे छोड़ देंगे वो अपनी हुकूमत? उन्होंने तो नहीं कहा था कि पंजाब और केपी की गवर्नमेंट तोड़ दें। इमरान खान साहब को ये मशवरा उन्होंने तो नहीं दिया था। देखिए, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ना कि इस वक्त एक मसला तो दरपेश है, तभी तो रोज पार्लियामेंट का इजलास होता है, फिर जॉइंट सेशन होता है, रोज कैबिनेट का इजलास होता है, उसके मुकाबले में फिर अदालतों के इजलासात होते हैं। कभी लोग उस तरफ देखते हैं, कभी लोग इस तरफ देखते हैं। तो इसमें मुल्क का क्या बन रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, देखना तो यही है। बिल्कुल, तो इन मसाइल से निकलने का रास्ता क्या है? मैं सिस्टर बात करूं, इस वक्त एक जंग बरपा है। अब खैबर पुख्तनख्वा में देख ले, एक पूरे बेल्ट में, खुद खैबर पुख्तनख्वा की गवर्नर ने कहा है कि यहाँ तो मुतवादी हुकूमतें कायम हो गई हैं। बहुत सारे इलाकों में लोग बत्ता देने पर मजबूर है। सैकड़ों लोग गुज़श्ता कम अरसे में मारे गए, उसमें सिविलियन भी शामिल है और गैर सिविलियन भी शामिल है। टेररिज्म पर भी बात करेंगे, लेकिन मुझे बताएं कि आपने केपी का जिक्र किया है, खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पर तो इलेक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही है। ये सारा मसला पंजाब के साथ ही है। मैं कल खैबर पख्तूनख्वा गया था तो वहां के अवाम मुझसे यही पूछ रहे थे कि यहाँ जो निगरान हुकूमत कायम हो गई है, ये भी तो नहीं चल रही है, न कोई डिसीजन ले रही है, न आवाम के साथ उनका कोई राबिता है, न उनके फैसले भी मेरिट पर है। तो निगरान हुकूमत तो किसी मसले का इलाज नहीं है। अब एक सूबे में इलेक्शन और दूसरे सूबे में इलेक्शन ना हो, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी परेशान हैं। निगरान हुकूमत की कारकर्दगी ऐसा नहीं है, उनकी भी बहुत सारे फैसलों पर लोगों को बेइंतहा तहफ़्फ़ुज़ात है। निगरान हुकूमत का एक ही काम है और वो इलेक्शन के लिए तैयारी। अब देखें कि निगरान हुकूमत इलेक्शन के अलावा बाकी तमाम फैसले कर रहे हैं। मुझे बरतानिया के एक दोस्त ने तस्वीर भी भेजी और वो ताना कि ये तस्वीर एक बरतानवी शहरे ने उठाकर, जो इंडियन था, हमारे पाकिस्तानी को दी कि देखे आपके हजार खवातीन ये कतारों में खड़ी हैं, दिक्के कार नहीं है, लाठीचार्ज हो रहा है, मर गई है बगदड़ में आटे के लिए। तो क्या हुआ है पाकिस्तान को?
एटमी पाकिस्तान, ज़री पाकिस्तान। तो एक तरफ ये सिचुएशन है और दूसरे तरफ आप देखते हैं हमारी अदालतों में और ईवानों में जो झगड़े और जो मौज़ूआत है वो तो आवाम के नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गरीब आदमी के मसले की तरफ तवज्जो हो जाए। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 90 दिन के बाद अबूरी हुकूमतें आईनी तौर पर खत्म हो जाती हैं, ये गैर आईनी जो है निगरान सेटअप लगा हुआ है। आप इत्तेफाक करते हैं कि ये गैर आईनी है, इस वक्त 90 दिन अबूर हो गए हैं? देखिए, फवाद चौधरी साहब वकील है और कानून को जानता है, उसकी अपनी राय है, वो अपनी जगह पर कदर और अहमियत का हामिल है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक रियलिटी के तौर पर तो अब मरकज में पीडीएम की हुकूमतें हैं और सूबों में निगरान हुकूमतें हैं, वो भी पीडीएम की हुकूमत के ज़ेरे असर है। तो अगर पार्टियों के अंदर इलेक्शन पर कंसेंसस नहीं होंगे तो अब बयानात देते रहेंगे, आईन के हवाले देते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। होगा उस वक्त जब लोग एक नुक्ते पर इत्तेफाक कर ले कि इस अंधेर नगरी और चौपट राज से, अगर आप इसको गैर आईनी दौरानिया कहते तो इससे निकलने का रास्ता भी कंसेंसस है कि इलेक्शन की तरफ जाएं। अब इलेक्शन की तरफ कब जाएं, इस डेट पर हमने सियासी जमातों को एक नुक्ते पर जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको यकीन है कि ये सारी कोशिशें, काविशें आपकी रंग ले आएंगी? हम तो आवाम के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जो कतारों में खड़े उन लोगों के लिए कर रहे हैं, जो पेट्रोल पंपों पर हैरान परेशान खड़े हैं उनके लिए कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकता हूं, मैं मुकल्लफ हूं कोशिश का, मेहनत का, इखलास का और अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ने का। खान साहब यू टर्न ले लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि अब आपको जबान दें यू टर्न ले लें? मेरे ख्याल में इस वक्त तो सब इसी सोच पे हैं कि कैसे इस माहौल से निकले जो बन गया है। ठीक है साजिद साहब, एक ब्रेक के बाद जो है वो मजीद सवालात के साथ कंटिन्यू करते हैं शो को, हमारे साथ रहिएगा। साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग के मुतादिद रहनुमा जो है मिनिस्टर्स, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है, ज़ाहिर क्योंकि कन्फ्रंटेशन बड़ी ज़्यादा हो रही है, तसादुम बड़ा ज़्यादा हो रहा है। आपको लगता है कि मार्शल लॉ या इमरजेंसी लगनी चाहिए या लग सकती है? देखिए, माजी को देखिए ना जी, यही हुआ। पीपल पार्टी और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो गए, मार्शल लॉ आया और फिर 10-11 साल चला। इस तरह आपने देखा, आपको याद होगा, कल की बात है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने मुज़ाकरात नहीं किए, मुज़ाकरात हो भी गए, कोई नतीजा नहीं निकला, एक दूसरे के साथ वादे वईद की, उसकी पासदारी नहीं की, नतीजा परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ की सूरत में निकला। तो अगर बिलावल भुट्टो को ये यकीन है कि मार्शल लॉ आ सकता है, फिर तो रास्ता यही है कि पीडीएम और पीपल पार्टी मिलकर कोई रास्ता बनाना। सुनाई दे रही है मार्शल लॉ की या इमरजेंसी की? देखिए, अगर आप कहते हैं ना कि आंखें बंद करके कि मैं खतरे को महसूस नहीं कर रहा हूं, तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो देखता हूं कि ऐसा ही होता है कि जब सियासतदान एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, मिलकर कौम के बारे में कोई प्लान नहीं बनाते, यानी नजरिया आपकी अपनी है, आपका मंशूर अपना है, सियासत अपनी है, लेकिन एक कम से कम मुल्क के खातिर एक एजेंडा तो कि यार इलेक्शन करते हैं। तो अगर आप क्रिकेट खेलते हैं उसका कोई रूल्स नहीं है। अगर गुफ्तगू नहीं होती है, बहाली नहीं होती, तो मार्शल लॉ या कम से कम हम इमरजेंसी की जो बात कर रहे हैं वो फिर लग सकती है, तो फिर आप इसके हक में हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुमकिन है, ये हो सकता है, इसका खतरा मौजूद है। अच्छा। कि अगर आप लोगों ने यानी इलेक्शन के हवाले से कोई मिलकर प्लान नहीं बनाया और कौम के सामने नहीं रखा, ये सब कुछ मुमकिन है, सबकी छुट्टी हो जाएगी। अब देखते हैं, ये तो माहौल आप बनाते हैं, फायदा कोई और उठाते हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन माहौल आप बनाते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि सियासतदानों की लड़ाई का फायदा कहीं कोई और उठा रहा है, कहीं और से उठाया जा रहा है? सिस्टर, ये भी कोई नई बात नहीं है, हमेशा यही हुआ और अब भी ऐसा ही होगा। तो मैं इसलिए यही समझता हूं कि हमारे 5-10 साल और ऐसे निज़ाम में नहीं गुजरना चाहिए जिसको हम मार्शल लॉ कहें या इमरजेंसी कहें या कोई और इमरजेंसी प्लस कहें। माजी में यही होता रहा
अब देखिए इस वक्त तो बिल्कुल एक ज़ाती दुश्मनियों में सियासत तब्दील हो गई है। बिल्कुल साजिद साहब, ये दुश्मनी वाली बात से ही मुझे पॉइंट आता है कि मैं मरियम नवाज साहिबा का, अगर आपने देखा हो, आप क्लिप देखा हो या आपने इमरान खान साहब की गुफ्तगू देखी हो, दोनों जो लोग हैं, सियासी शख्सियत हैं, वो कोर्ट मार्शल की बात कर रहे हैं। एक फैज हमीद की बात करती हैं, दूसरे जनरल बाजवा की बात करते हैं। आप समझते हैं कि ये कोर्ट मार्शल होना चाहिए? देखिए, कोर्ट मार्शल कौन करेगा जब आपकी हुकूमत उन्हीं के मशवरे से आती है, उनका सहारा लेती है, उनके साथ पहले से मुआहदे करते हैं। ये लोग तो ये नहीं कर सकते, कभी भी ये नहीं करेंगे। और जाहिर है बाजवा साहब के बारे में जो लोग बात करते हैं, बाजवा साहब ही ने तो इन हुकूमतों के लाने और गिराने में एक बुनियादी किरदार अदा किया है। फैज हमीद साहब जिनके बारे में आप बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब को बाहर भी बाजवा साहब ने भेजा था, सिराजुल हक साहब, या फैज साहब का कोई किरदार था? देखिए, उनको एक्सटेंशन किसने दिया था? ये सिर्फ पीटीआई ने नहीं दिया था, पीपल पार्टी, पीडीएम, पीटीआई सबने मिलकर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिया था। सिर्फ हम ही बाहर रहे, इसलिए उस वक्त भी हमारा एक उसूली मौक़िफ़ था कि कुछ उसूल होना चाहिए, ज़ाबिता होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 2 महीनों के लिए हो, 6 महीनों के लिए हो, एक कायदे के मुताबिक आता है, चला जाता है। इसी तरह यहां भी, इसलिए कि अगर आपने आर्मी चीफ के बारे में तय किया कि आप मेरी मर्जी ही से आ सकते हैं, तो जितनी भी कैंडिडेट है वो तो फिर यही तय करेंगे कि मैं आपके साथ सर चलूंगा, बस आप मुझे मौका दे दें। लेकिन साजिद साहब थोड़ी सी आपके साथ चलेगा, वो कानून और आईन के साथ नहीं चलता है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूं, मेरी रहनुमाई फरमाएं। NRO 2 दिया गया मौजूदा गवर्नमेंट को बाजवा साहब की जानिब से, लेकिन बदले में क्या दिया गया? बाजवा साहब को तो एक्सटेंशन नहीं मिली, या वाकई उस वक्त एक्सटेंशन की भी कोई बात हो रही थी? बहने, एक्सटेंशन के नतीजे में तो उनको दूसरा टेन्योर मिला था, आप भूल गए हैं? अच्छा, यानी ये उस एक्सटेंशन के बदले इनको NRO मिला दिया गया है। मैं आपसे अर्ज करूं, आपको स्टेटमेंट याद नहीं है कि लोग कहते थे, सब यही कहते थे कि जंग में सालार को तब्दील नहीं किया जा सकता, और इस वक्त टेंशन है, इंडिया के साथ टेंशन है, उस तरफ टेंशन है, इस तरफ टेंशन है। हमने उस वक्त भी उसूली मौके पर इख्तियार किया, हमेशा उसूलों के साथ चलते हैं। आज भी ये हम कहते हैं कि सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट अपनी सियासत में इन्वॉल्व करने की बजाय खुद आपस में बैठकर अपने मसाइल हल करें। ठीक है, लेकिन हुकूमत कहती है कि हमने सियासत कुर्बान की, रियासत बचाने के लिए। अगर वो एक्सटेंशन का वोट ना देते तो हो सकता है कि आज सिनेरियो कुछ और होता और इमरान खान साहब जिनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे वो आर्मी चीफ होते। देखिए, अगर आप इन उसूलों की बुनियाद पर फैसले करते हैं ना, तो इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो मज़ीद ख़राब होगा, ताबनाक कभी भी नहीं हो सकते। आप कुछ उसूल बनाए, सारी दुनिया कुछ उसूल पर चलती है, तो हम भी तो इस दुनिया में रहते हैं ना जी। ये तो अब बादशाहों का दौर नहीं है, मुग़ल बादशाहों के तर्ज पर, कि मेरी ख्वाहिश बस कानून होगा, मेरा लफ्ज़ ही उसूल होगा और मेरी मर्जी ही चलेगी। अब देखिए, ये सियासत नाम है इस चीज का कि इसमें सब शरीक होंगे, यानी अवाम के विल के मुताबिक आप चलेंगे। अवाम का विल क्या है? अवाम का विल वो एक आईन है जिस पर सब ने इत्तेफाक किया है। मैं इसलिए हमेशा यही कहता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का आईन है, इसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा है। अगर आपने एक बार इसको डिस्टर्ब किया, खत्म किया, फिर आप इसको नहीं जोड़ सकते। लेकिन साजिद साहब, मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, जाने से पहले पूछना चाहूंगी कि क्या इदारों के लोगों का, सरबराहों का ट्रायल होना चाहिए, फेयर ट्रायल, जिसे हम तब्दीली के लिए कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं? मैं साफ बात करूंगा कि कोई भी आदमी, वो सदर पाकिस्तान, वजीर आजम हो, आर्मी चीफ हो, चीफ जस्टिस हो, या बाजार का कोई गरीब आदमी हो पाकिस्तानी, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। कोई भी, ये मुल्क किसी ने बनाया तो नहीं, अवाम ने बनाया है। ठीक है साजिद साहब, आम आदमी को तभी कानून
ठीक है, मैं इसको मुकम्मल करूं। आम आदमी को तभी हौसला मिलेगा जब उसको यकीन हो जाए कि इस कानून की पासदारी और अतात सब करते हैं। अगर आप करते हैं तो मुझ पर भी फिर लागू होगा, अगर आप नहीं करते हैं मैं क्यों मानूं। इसलिए अनारकी का खतरा होता है इस सिचुएशन से। ठीक है साजिद साहब, यहीं से गुफ्तगू को जो है रिव्यू करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो कुछ मजीद सवालात। साहब आपने मुलाकात की इमरान खान साहब के साथ और फिर मौलाना फजल रहमान का बयान सामने आ गया कि हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे, तो ये फिर कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज ये स्टेटमेंट नहीं दिया है, पहले भी उसी तरह बयानात देते रहे हैं। इस वक्त हम सबके साथ राबते में हैं, सबका अपना एक मौक़िफ़ है और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक शफाफ इलेक्शन के लिए माहौल, डेट का तयन हो जाए। लेकिन पीडीएम के रहनुमा है मौलाना फजल रहमान, उनसे बात नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा अगर वो मानेंगे नहीं? होगी सिस्टर, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी दलाइल पे बात करेंगे और एक रोशन मुस्तकम खुशहाल पाकिस्तान के खातिर हम सबसे बात करना चाहते हैं। जरदारी साहब से भी मुलाकात करेंगे? जी हाँ, जरदारी साहब से भी मुलाकात का इरादा है। ठीक है, तो आप समझ दें कि जरदारी साहब इस वक्त फिर वो मुफाहमत का किरदार अदा करेंगे आपके साथ मिलकर? देखिए, सबको अदा करना पड़ेगा अगर वो इलेक्शन चाहते हैं। अगर इलेक्शन नहीं चाहते हैं और जिस तरह बिलावल साहब ने खुद भी कहा है कि मैं मार्शल्ला देख रहा हूं, उनसे बचना चाहते हैं, तो फिर तो सबको अपने अपने हिस्से का फर्ज निभाना पड़ेगा। आप साजिद साहब कोशिश कर रहे हैं, कोशिश अगर खुदा ना ख्वास्ता नाकाम हो जाती है तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा यही निकलेगा जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर सियासतदानों ने आपस में बैठकर इलेक्शन पर इत्तेफाक नहीं किया, उसके नतीजे में इलेक्शन डिक्शनरी में एक लफ्ज तो रहेगा लेकिन उसको देखना नसीब नहीं होगा। यानी आप कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं देख रहे होते हुए? सिस्टर, झगड़े होंगे, फसादात होंगे और जो बिन अक़वामी दुनिया है ना, अब उनकी भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे याद है कि यहाँ जब पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के दरमियान लड़ाई थी, मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, तो उस वक़्त सऊदी अरब का इधर सफीर था खतीब साहब, वो खुद आए थे, वो इन्वॉल्व हो गए थे। लेकिन अब ना अमरीका आएगा, न सऊदी अरब आएगा, न किसी और की दिलचस्पी है। आपका अपना मुल्क है, आप चलाना चाहते हैं तो लोग शाबाश देंगे, अगर आपने तमाशा बनाया लोग तमाशा करेंगे। ठीक है साजिद साहब, अमरीकी चले गए अफगानिस्तान से, ज़ाहिर है इमरान खान साहब का उस वक्त स्टांस था, आप उनके मौक़िफ़ की तारीफ करेंगे इमरान खान साहब की, या सेकंड करेंगे कि उन्होंने जो तालिबान के हवाले से जो इक़दाम उठाए या वो गलत किया जो उन्होंने किया? देखिए, उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे और पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत थी। वज़ीर आज़म के तौर पर उसने जो कुछ किया वो उनकी ड्यूटी थी, उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन पाकिस्तानी कौम का हमेशा एक मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान में उन्होंने रूस की भी मुखालिफत की, अफगानिस्तान में नेटो अफवाज की भी मुखालिफत की। वक्त की बड़ी किल्लत है, सवाल आखिरी पूछना चाह रही हूँ, अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब नहीं रहते तो फिर किसको देख रहे हैं, किस पार्टी का वज़ीर आज़म देख रहे हैं? देखिए, एक ज़माने में दो हुक्मरानों की लड़ाई थी हुकूमत के लिए। किसी ने मजनून से पूछा था कि वो हक पर है या वो हक पर है, वो हुक्मरान बने या वो हुक्मरान बने। तो मजनून ने फतवा दिया कि अगर मेरी राय है तो हुकूमत करने का हक लैला की है, तो अगर मेरी बात आप मानते हैं तो वज़ीर आज़म और हुकूमत करने का हक उसी का है जिसको अवाम मुंतखब कर ले और अवाम ही को आप वारिस समझे, इलेक्शन ही हर सूरत जो है चांस दे दे ताकि अवाम अपने लिए मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म का चुनाव कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया और बड़ी तवील जो है वो गुफ्तगू की। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात करते हैं
اللہ حافظ.